सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बी आर अम्बेडकर जी के कोट के साथ। बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं, जस्टिस हैज़ ऑलवेज इवोक्ड आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, ऑफ प्रोपोर्शंस, ऑफ कंपनसेशन। इन शॉर्ट, जस्टिस इज अनदर नेम ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। सो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जस्टिस को हम समझते क्या है, हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो ये जो लॉ है ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इस बेसिकली हम जस्टिस को उस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ने हमारे नज़रिए को चेंज करने के लिए बोला है कि जस्टिस सिर्फ ये लॉ और ये जो जस्टिस मिलता है लॉ और पनिशमेंट वाला सिस्टम नहीं है। ये एक तरीका है कि कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर फेयरनेस और बैलेंस क्रिएट किया जाए। और यही यहाँ पे बताया कि जस्टिस दूसरा नाम है लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी का। एक बार सोच के देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 जो आर्टिकल 32 है वो ना हो। आर्टिकल 32 आप सभी को पता होगा कि बी आर अम्बेडकर जी ने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इस आर्टिकल 32 के बिना हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने की पावर नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए, जैसे इक्वालिटी आपको दे दिया, लेकिन अगर इक्वालिटी का वियोलेशन हो जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट को वियोलेट कोई कर देता है, तो हम किसके पास जाएंगे? अंडर आर्टिकल 32 हम कोर्ट के पास जाते हैं। तो कोर्ट जो है अपनी पावर के थ्रू हमें जस्टिस प्रोवाइड कराता है, हमारे फंडामेंटल राइट को इंश्योर करवाता है। लेकिन अगर सोचो कि कोर्ट जो सिस्टम है वो ही वीक हो जाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे? ये जो सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी है, ये फैटर्निटी है, लिबर्टी है, ये कैसे एक्सरसाइज करेंगे? आप सभी को पता है, लिबर्टी फ्रीडम ऑफ वॉइस आर्टिकल 19, इक्वालिटी आर्टिकल 14। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो यही कुछ मतलब है हमारे बी आर अम्बेडकर जी का कि जस्टिस सिस्टम को सिर्फ हमें जो लॉ और पनिशमेंट के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड हमारा नज़रिया होना चाहिए। ये दूसरा नाम है किसका? लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी का, जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। सो आई होप आपको समझ तो आ गया होगा कि बी आर अम्बेडकर जी बोलना क्या चाहते हैं और हमारे जस्टिस सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे ये जो जुडिशल सिस्टम है इसके अंदर। और आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों एक चीज़ और की क्या, कि ये अगर कैसे हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसमें कमियां आ रखी हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जस्टिस बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, और ये बहुत ही प्यारा कोट है, जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे, एडिटोरियल में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर रखा है। थोड़ा सा इसको डीप में हम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रखे हैं हमारे जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। CAPF के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये एडिटोरियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक पूछता है। आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, आपको पता चलेगा कि इसके कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो उनमें से एक जुडिशरी भी इसका फेवरेट टॉपिक्स है। CISF के अंदर डायरेक्टली पूछ रखा था। CISF का जो AC वाला एग्ज़ाम होता है उसके अंदर डायरेक्टली जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई का जो है एक टॉपिक दे रखा था ऐसे राइटिंग के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है ही। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और वही जो हमारा एम है क्या बच्चों, कि अपनी नॉलेज को ब्रॉड करना। देखो जितनी हमारी नॉलेज ब्रॉड होगी उतनी हमारे पास आइडियाज़ आएंगे, जितने हमारे पास आइडियाज़ आएंगे उतनी हमारे पास डायमेंशंस आएंगे, और उतना ही ज़्यादा हमारा जो एस्से है वो इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। तो इसे ही बेसिकली हम अगर टफ वर्डों में बोल दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा ईजी चीज़ों को प्रेफर करता हूँ, हर चीज़ को ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे ही एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना टफ बना रखा है, तो इसको ईजी बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो इसी को ही वो जो टफ लैंग्वेज में ब्रेन स्टॉर्मिंग बोल देते हैं। तो वही ये चीज़ है हमारी कि आइडियाज़ लेके आने हैं माइंड में, सिंपल चीज़। और आइडियाज़ कैसे आएंगे? जब हमारी नॉलेज ब्रॉड होगी। नॉलेज ब्रॉड कैसे होगी? जब हमें डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में पता होगा कि हर एक डायमेंशन में क्या चल रहा है। तो उसी एम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो जुडिशियल सिस्टम, देखो आज से पहले शायद हमने ये जुडिशियल सिस्टम ऐसा डिस्कस नहीं किया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो खुद पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों के लिए ये इसके अंदर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा लिख लेना जस्टिस सिस्टम के अंदर, ठीक है। जस्टिस सिस्टम के नोट्स बना रखे होंगे आपने, इतनी तो मैं आशा करता हूँ बच्चों जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होंगे। जो जस्टिस सिस्टम या जुडिशियल सिस्टम जो भी है उसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं आज के, ये थोड़े से नोट कर लेना, काम आएंगे आपके एस्से राइटिंग में, आर्ग्यूमेंट राइटिंग में, इवन रिपोर्ट राइटिंग में, तीनों में काम आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते।
हमारे इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रखे हैं। इवन जो मूवीज़ हैं वो भी दिखा देती हैं। हमारे सनी देओल थे या धर्मेंद्र जी के जो लड़के थे, मैं इतनी मूवी देखता नहीं वैसे, हाँ सनी देओल ही थे शायद वो, पाजी जिन्हें कहते हैं, सन्नी पाजी, हाँ जी सन्नी पाजी। तो वो बोलते हैं तारीख पे तारीख पे तारीख। तो ये क्या है, हमारी मूवीज़ भी जो होती हैं एकदम रिफ्लेक्शन, एकदम मिरर का काम करती है जो ग्राउंड रियलिटी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखेंगे जुडिशल सिस्टम, इंडियन जुडिशल सिस्टम की क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं। देखो सबसे यहाँ पे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्राइसिस की यहाँ पे बात की गई है वो क्या, कि हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर जो वैकेंसी जितनी सेंक्शनड होती है वो सारी फिलअप नहीं होती। मतलब हमारे यहाँ पे जो जजेस हैं उनकी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, खाली हैं, ठीक है। यही यहाँ पे बता रखा है कि बहुत सारी वैकेंसी है जो हाई कोर्ट्स के अंदर खाली हैं। टोटल हाई कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे बात की गई है बच्चों की। टोटल हाई कोर्ट्स में 1122 पोस्ट हैं, लेकिन टोटल मिला के वहाँ पे 371 जो है सीटें जो है खाली हैं। तो कुल मिला के अगर परसेंटेज में देखें तो अराउंड 30% जो सीटें हैं वो खाली है। मतलब 30% जो जजेस हैं वो और रिक्रूट करने की ज़रूरत है। इलाहाबाद के यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पे तो वो अपनी हाफ स्ट्रेंथ से काम कर रखा है। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो अपनी हाफ स्ट्रेंथ से काम कर रहा है। अगर हमारे यहाँ पे, क्योंकि जुडिशल सिस्टम जस्टिस या फिर आर्टिकल 32 ले लीजिए, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, जजेस करते हैं। अगर जजेस ही नहीं होंगे तो ये सारा सिस्टम जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़, ये जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस हैं वो वैकेंट पोस्ट से जो होते हैं वो हमने समझे कि क्या, कि जो हमारे राइट्स हैं वही हम फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर वहाँ पे जजेस ही नहीं है, न्यायाधीश ही नहीं है उसको इम्प्लाई करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ इसकी वजह से, देखो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और आती है कि एक तो वैकेंट जो पोस्ट है हमारे जजेस की वो खाली है। अब खाली है तो क्या होगा, काम तो जो है वो आता रहेगा, काम आता रहेगा तो काम पेंडिंग होता रहेगा। उसी का रिजल्ट है कि हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर आज की डेट में एडिटोरियल में बता रखा है बच्चों, 60 लाख से ज़्यादा जो केसेस है, 60 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। 60 लाख से ज़्यादा जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं हो रही, वहाँ तो करोड़ों में है, वहाँ तो करोड़ों में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। एक रिपोर्ट आई थी बच्चों, उसमें बोला था 55,000 जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर वैकेंट है, वो फिलअप करने की ज़रूरत है। वहाँ पे करोड़ों करीब कुछ 2.5 या 3.5 करोड़ जो केसेस थे वो पेंडिंग थे, ये बताया गया था एक रिपोर्ट के अंदर। एज सच इस एडिटोरियल में ये नहीं बताया गया, इस एडिटोरियल में हाई कोर्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो हम अपना जो डिस्कशन है वहीं तक थोड़ा सीमित रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा बाहर कूदने की, तो वो भी हम थोड़ा सा साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बताया गया है कि भाई पहले तो जो पोस्ट है जजेस की वो वैकेंट है, वो खाली है, इसकी वजह से कोर्ट केस पेंडिंग है, 60 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। और कई केसेस के अंदर, कई केसेस में तो ऐसा होता है कि जो विक्टिम होता है, जो जिसके साथ गलत होता है, क्योंकि वो केस फाइट करता रहता है, फाइट करते उसकी जब बारी आती है न्याय मिलने की, तो जो विक्टिम होता है वो ही नहीं बचता, जो जिसके साथ गलत होता है वही नहीं बचता। ये द हिंदू के अंदर एक बार आया था कि जब फैसला आया एक केस का, तो जिसके साथ गलत हुआ था, जो विक्टिम था, विक्टिम कौन होता है, जिसके साथ गलत होता है, ठीक है, वही नहीं बचा था, मतलब उसकी डेथ हो गई थी, नेचुरल डेथ हो गई थी। तो देख लो ये कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर क्या खामियां हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया क्या बच्चों कि जो पेंडिंग केस है, वैकेंट जजेस है, इससे होता क्या है कि जो जजेस काम कर रहे हैं, ठीक है, 70% जजेस काम कर रहे हैं, पेंडिंग केसेस 60 लाख है, तो उन पे बर्डन आता है कि भाई जो केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करना है। इसकी वजह से क्या होता है, हरिड जजमेंट होता है, जो क्वालिटी जजमेंट होता है वो नहीं हो पाता, जो प्रॉपर हियरिंग होनी चाहिए वो हियरिंग हो नहीं पाती, एडजॉर्नमेंट वगैरह होता जाता है, हियरिंग पे हियरिंग मिलती जाती है। जैसे सुभाष जो टेकी था, आईटी कंपनी में टेकी था, तो उसने भी जो हमारी जुडिशल सिस्टम के अंदर कमियां थी उसको रिफ्लेक्ट करा था कि कैसे जो है कोर्ट एडजॉर्न करता रहता है केसेस को, नेक्स्ट हियरिंग देता रहता है और हियरिंग में कुछ होता नहीं है, जाते हैं, थोड़ी सी सुनवाई होती है, उसके बाद वो तुरंत नेक्स्ट हियरिंग देता है। तो ये जो फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट होता है, इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया कि इसकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारा जस्टिस है, जो हमें न्याय मिलना चाहिए,
जो कि टाई अप है डायरेक्टली लिबर्टी से, इक्वालिटी से, फैटर्निटी से, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताइए बच्चों एडिटोरियल के अंदर, ये मेन क्राइसिस है जो हमारे आज के एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम से। देखो चैलेंजेस, डेफिनेटली चैलेंजेस है, इसके अलावा और भी चैलेंजेस है। और क्या क्या चैलेंज है, देखो कॉलेजियम सिस्टम है, आप सभी को पता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जो हमारे जजेस होते हैं, हमने देखा था ये हमारा डेली डिस्पैच का जो था उसमें फर्स्ट जजेस, सेकंड जजेस, थर्ड जजेस केस देखा था। कॉलेजियम सिस्टम में बेसिकली जो मोटा मोटी अगर बात करें इसकी, तो होता क्या है कि जो जजेस होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि कौन सा फर्दर जो जज होगा वो अब रिक्रूट होगा, ठीक है। ये कुछ कॉलेजियम सिस्टम होता है, रिकमेंडेशन होता है, अपॉइंटमेंट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, ईटीसी, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन ये जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है ये इतनी फास्ट पेस से रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है जितनी फास्ट पेस से रिटायरमेंट हो रहा है, ये यहाँ पे बताया गया है। जुडिशियल ओवरलोड ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक्सेसिव कोर्स होते हैं, और जो हमारे जजेस होते हैं क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि हमारे जो जजेस हैं, क्योंकि 60 लाख जो केसेस हैं ऑलरेडी पेंडिंग है, तो हमारे जो जजेस हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि थोरोली जो है अच्छे से जो है एविडेंसेस को वो रिव्यू करें, और इसकी वजह से बच्चों, इसकी वजह से जो है गलती होने का खतरा जो है रहता है। गलती होने का जो खतरा है वो रहता ही है कि एरर आ जाता है जजमेंट में। गलती होने का खतरा मतलब कि जजमेंट में एरर आ जाता है, जो बेगुनाह होता है कहीं ना कहीं उसको सजा हो जाती है, ऐसे एरर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया कि ये कुछ चैलेंजेस है पेंडिंग वैकेंसी की वजह से, वैकेंट पोस्ट की वजह से, जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनकी वजह से ये सारे जो एरर है, ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो सजेशन दिया गया है, और ये जो सजेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजेशन है कि हमें डिस्टिंग्विश जो जूरिस्ट है उसको अपॉइंट करना चाहिए अगर प्रॉपर हम जो है कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होता क्या है। देखो बहुत ही फैंसी वर्ड है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया वैसे ही डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है। कुछ नहीं होता डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, जस्ट जिस प्रोफेसर को या जिस पर्टिकुलर पर्सन को लॉ की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, उसने एज अ लॉयर जो है केस कर नहीं रखी होती, प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रखी होती, उसे लॉ की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, उसको क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि स्कॉलर जैसे प्रोफेसर वगैरह हो गए, एकेडमिक एक्सपर्ट हो गए, जिनको लॉ की लीगल अच्छी नॉलेज होती है, कानून की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, प्रोफेसर टाइप के जो लोग होते हैं, जो डायरेक्टली कोर्ट रूम से रिलेटेड नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। तो उनको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक सजेशन दिया गया, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए अलाउ भी करता है। हमारे आर्टिकल 124 3C के अंदर लिखा हुआ है, 124 3C के अंदर लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट कर सकता है। मतलब क्या कि जो वैकेंट पोस्ट है उसको फिलअप करने के लिए डिस्टिंग्विश जूरिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि हम डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। ये था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर भी है ऐसा प्रोविज़न, लेकिन उसको रिपील कर दिया गया अंडर आर्टिकल 217 2C के अंदर था। ऐसा सिमिलर प्रोविज़न था जैसे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको रिपील कर दिया गया है। तो यहाँ पे ग्लोबल एग्जाम्पल भी दिए हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का जो प्रोविज़न है ये फॉलो होता है। इंटरनेशनली यूएस के अंदर भी बताया है, फेलिक्स फ्रैंकफर्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया था एज अ डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। इटली स्पेन के अंदर भी सेम चीज़ होती है। तो जब वर्ल्ड ओवर पे हो रहा है ये प्रैक्टिस जो है एक्सेप्टेबल है, तो इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए। और हाई कोर्ट के अंदर अगर रिपील कर दिया है तो उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दो, ये कुछ सजेशन होनी चाहिए यहाँ पे। तो देखो कैसे हेल्प करेगा ये चीज़, पहले चलो इसको देख लेते हैं कि ये सारी चीज़ अगर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को हम अपॉइंट कर लेते हैं तो ये हेल्प कैसे करेगा। देखो एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखो जो हमारे जजेस हैं, ठीक है, जो हमारे जजेस हैं उनको लॉ की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, ठीक है, लेकिन जो डिफरेंट फील्ड्स हो गई, एनवायरमेंटल फील्ड हो गई, इकोनॉमिक की फील्ड हो गई, सोशल फील्ड हो गई, एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड हो गई, ईटीसी कोई भी फील्ड हो गई, उसके बारे में उनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अगर हम अपॉइंट कर लेंगे, लेट्स से कोई एनवायरमेंटल केस आ गया या कोई इकोनॉमिक से रिलेटेड केस आ गया, तो क्या होगा कि जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा वो अपनी जो है एक्सपर्ट एडवाइस जो है प्रोवाइड करा पाएगा।
ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि उसके आने से डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अगर अपॉइंट करेंगे तो हेल्प ही होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। कहने की बात ये है, ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे वैकेंट पोस्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे करना चाहिए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर बेसिकली प्रोवाइड करा रखा है। जैसे मैंने बोला था कि वो हमारा जो आर्टिकल 217(2)(c) है, इसको रिपील कर रखा है हाई कोर्ट के अंदर, जो है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट करने वाला, रीइंट्रोड्यूस कर दो, इसको अलाउ कर दो कि हमारा जो हाई कोर्ट है उसके अंदर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट कर सकते हैं। इसी से इससे होगा क्या कि कोई सेंसिटिव इशू आ गया, ठीक है, प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी हो गया, अब तो नई नई चीज़ें और आ रही है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो इन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की जो इनपुट है बेसिकली हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमारी जो जजमेंट है उसको क्वालिटी जजमेंट में कन्वर्ट करेगी अगर हम डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन काइंड ऑफ ये हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ बता रखी है कि गाइड करेंगे डिसीजन को सेंसिटिव इश्यूज़ में, इंक्लूडिंग डेटा प्राइवेसी में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली बता रखी है। और क्या चीज़ बता रखी है कि जो हमारे एकेडमिक्स हैं, जैसे प्रोफेसर वगैरह, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वही तो होते हैं, प्रोफेसर जो लीगल इस चीज़ में एक्सपर्ट है, इनको कोर्ट रूम की और प्रोसीजर क्या क्या होता है, जो तहजीब होती है कोर्ट की बेसिकली, उससे कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए पहले, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, जुडिशियल एटिकेट्स क्या होते हैं, केस मैनेजमेंट कैसे करता है, इन सब की वर्कशॉप लगा के डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट करने से पहले इनको ट्रेनिंग दे के बेसिक, फिर इनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं इतने ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं रिसॉल्व हो जाएंगे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन एडवाइस देंगे। जो हमारा इशू चलता है जस्टिस डिले वाला, उसको कहीं ना कहीं हम रिसॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट करेंगे तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। देखो साफ सीधी बात है कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट है और तुम अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो जजेस को, वट एवर द रीज़न, तो तुम क्या कर सकते हो, ये एक जो अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करा रखा है, तो इसको क्यों नहीं एक्सरसाइज करें, ठीक है। ये फ़ायदे में ही रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रखी है, क्या, टाइम फ्रेमवर्क, कि इनका जो रिक्रूटमेंट है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है, एक फिक्स टाइमलाइन में की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दिया, जो ज़्यादातर होता है केसेस में। ये आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में बोलता भी रहता है कि कॉलेजियम सिस्टम को जो वर्किंग है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, रिकमेंडेशन दे देता है गवर्नमेंट को। रिक्रूट करना तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो अपॉइंट करना है वो तो गवर्नमेंट का काम है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दे दी कि XYZ पर्सन है, उसको रिक्रूट करो, अपॉइंट करो जजेस के पोस्ट पे। अब हमारा जो ऑल्थो ये बाइंडिंग है, ठीक है, ये बाइंडिंग है, अगर रिकमेंडेशन देता है कॉलेजियम सिस्टम, ये बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट इसको डिले करती रहती है। तो इसी का यहाँ पे बताया कि इसको एक फिक्स टाइमलाइन होनी चाहिए, लेट्स से 3 मंथ के अंदर जो है इसको रिक्रूट करना चाहिए आफ्टर गिविंग द रिकमेंडेशन बाय द कॉलेजियम सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी एडवाइस दे रखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया कि इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखो जो एकेडमिक्स और प्रैक्टिस होता है उसके बीच में जो बेसिकली गैप होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, रिसर्च, वही जैसे मैंने बताया था कि भाई वो एक्सपर्ट है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई केस आ गया, एनवायरमेंटल से रिलेटेड केस आ गया, उसमें हेल्प करेंगे। वही चीज़ दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रखी है। जो बैकलॉग आ गया तो बैकलॉग को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि जब वैकेंसी फिल होगी तो डेफिनेटली बात है कि वो जो है केसेस को हियर करेंगे, केसेस हियर करेंगे तो केसेस डिसॉल्व होंगे, डायनेमिक जजमेंट आएगी, डाइवर्स एक्सपर्टीज आएगी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें ऑलरेडी जो है डोमेन में आ रखी है। जैसे क्रिप्टो करेंसी आ गया, तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी आ गया, ग्लोबल फाइनेंस का इशू आ गया, तो हमारे जो जजेस वगैरह हैं जिन्होंने लॉ कर रखी है, जो क्योंकि लॉयर से बन के तो जजेस बनते हैं, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, जो डाइवर्स फील्ड है उसके बारे में इतनी ज़्यादा उनको अच्छी नॉलेज नहीं होगी जितनी प्रोफेसर्स को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्प ही करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि केस लिस्टिंग होती है, केस लिस्टिंग को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, ताकि जो केस लिस्टिंग है फास्ट और स्मूथ हो जाए। और जो हमारी AI है इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। जो मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे कि ऑनलाइन हियरिंग हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगी कोर्ट केस हियरिंग को, जो हसल होता है बेसिकली कोर्ट केस के साथ। क्यों हमारे राष्ट्रपति ने बोला था ब्लैक
कोट सिंड्रोम। आपको याद होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी ने भी, जो हमारी मुर्मू जी हैं, उन्होंने भी बोला था कि कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था, अभी शायद 2-3 महीने पहले की बात है, कि ब्लैक कोट सिंड्रोम के बारे में, इसको रिसॉल्व करने के बारे में, इसको रिफॉर्म करने के बारे में। तो ये ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है? वही कोर्ट जाने से जो डर लगता है। टैकी जो था बेंगलुरु का, जिसने सुसाइड कर लिया, जिसकी बीबी उसको हरास कर रही थी, ऐसा कोई केस था। तो सुभाष करके नाम था जिनका। तो देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, उसको कहीं ना कहीं सामने लेके आती है। तो इसको रिसॉल्व करने की ज़रूरत है। देखो, जब आपने देखा होगा, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कोर्ट के साथ, हियरिंग पे हियरिंग करते रहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल जो है प्राइवेट जॉब करता है, XYZ कुछ भी काम करता है, वो सारी चीज़ हैम्पर होती है। तो यहाँ पे इसको स्मूथ करने के लिए जो कोर्ट सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये सारे अगर जो चीज़ें हैं, अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी जो फंक्शनिंग है, जैसे ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो गया, कोर्ट सिस्टम हो गया, हमारा फास्ट लिस्टिंग हो गया, AI के इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर हम इन्वॉल्व कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने जुडिशियल सिस्टम के अंदर, तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा, जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हमें कुछ सॉल्व करनी चाहिए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या इशू चल रहे हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के साथ। मोटा मोटी जो यहाँ पे डिस्कस किया गया था, उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हमने डिस्कस कर लिया, ताकि हमारी नॉलेज जो थोड़ी सी और बढ़ जाए, ठीक है। तो बच्चों, ये पेपर 2 के लिए आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ट्राई करना कि इसको लिखो, और आई होप कि अब तो बच्चे लिखने लग गए हैं, क्योंकि जब जल्दी मैं सुबह प्रोवाइड करा देता हूँ आपको, तो आप भी थोड़ा सोचते हैं कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि भाई लिख के जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर सेंड करें, ठीक है। तो ये कोर्ट के ऊपर है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आज का एडिटोरियल है, इसको ज़रूर आप ट्राई करना लिखने का, क्योंकि चांसेस है, क्योंकि ये इशू जो है ये न्यूज़ में चल रहा है। एक सुभाष जो है टैकी था, उनका जो केस आ गया, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने बोल दिया। तो यही सारे जो है निशान होते हैं, साइन होते हैं कि पेपर के अंदर कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना, नोट्स बना लेना। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, तो आप भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं, ये भी ज़रूरी है। देखो बच्चों, जिनको पेपर 2 के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जिनको समझ नहीं आ रहा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, सर के ऊपर से सारी चीज़ें जाती हैं, तो उन बच्चों के लिए अभ्यास लेखन है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, अपडेटेड है, करंट न्यूज़ हो गई इसके अंदर, करंट टॉपिक्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आपका PIB हो गया, आपका नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई। टोटल चीज़ें इसके अंदर कवर है, टोटल चीज़ें कवर है, कहीं से कोई भी चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने अभ्यास लेखन कर लिया, कहीं से 100% गारंटी देता हूँ, कहीं से कुछ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। 25 टॉपिक्स हैं, इतने ब्रॉड टॉपिक है कि सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। लेक्चर्स 50 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि हर एक 25 टॉपिक्स है, तो हर एक टॉपिक पे मिनिमम तो 2 लेक्चर्स होंगे ही होंगे। एक तो बेसिक होगा, एक करंट में चल रहा होगा, और अगर लेक्चर बड़ा हो गया, जैसे हमारा इकोनॉमी था, इकोनॉमी में तीनों सेक्टर डिस्कस करे, तो वो 3 लेक्चर तक पहुंच गए थे। हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन रहेगा, उसके अंदर नेबरिंग सारी कंट्री को डिस्कस करेंगे, तो जितनी कंट्री है उतने लेक्चर होंगे। तो टोटल 50 लेक्चर से तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है बच्चों। अगर नहीं अभी तक आपने इसको एनरोल करा, तो इसको जल्दी से एनरोल करो और बेनिफिट उठाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा अफोर्डेबल और इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट आता है यहाँ पे अभ्यास मंथन। अभ्यास मंथन बेसिकली पेपर 1 के लिए है, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस अभ्यास मंथन को। 37 टोटल टेस्ट है, और अफोर्डेबल, ज़बरदस्त अफोर्डेबल है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर कर चुके हैं, उनका बस एक कहना था, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा सीरियसली मैंने ली। उन्होंने बोला था, एक लेडी थी स्टूडेंट, उन्होंने बोला था, सर आपके प्रोग्राम में 2 चीज़ हमेशा रहती है, इससे पहले ऑल तो मैंने नोटिस नहीं किया था, एक अफोर्डेबिलिटी और एक क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी तो हमेशा रहती है, अफोर्डेबिलिटी में भी अब हमेशा रहेगा, अफोर्डेबल भी प्रोग्राम रहेगा हमेशा, और क्वालिटी तो हमेशा रहेगी, ठीक है। 37 टेस्ट है, 3 बार अगर इन 37 टेस्ट को आपने कर लिया, लगा लिया, तो आपका टोटल जो सिलेबस है 3 बार कवर हो जाएगा। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो बच्चों, अगर पेपर 1, पेपर 2 किसी में भी प्रॉब्लम आती हो, तो आप इन दोनों अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी वाले प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राफ्ट UGC रेगुलेशन। देखो, ऑल तो आज जो न्यूज़पेपर था
उसके अंदर न्यूज़ जो आई थी, हम ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो फ्रीक्वेंटली रिपीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि एक बार जो डिस्कस कर ली उनको दोबारा डिस्कस करना मतलब कि थोड़ा सा मेरे को वो लगता है कि नए नए इशू जो हैं वो हम डिस्कस करें, ताकि जो हमारे ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए। आज के न्यूज़पेपर में एज सच ऐसी कोई मेरे को चीज़ दिखी नहीं जो मैंने डिस्कस ना करी हो, या फिर जो एकदम आज ही डिस्कस करनी हो, क्योंकि एक दो बार आने दो न्यूज़पेपर के अंदर, थोड़ा सा उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ने दो, उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा मज़ा आता है। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में ऐसा न्यूज़ थोड़ी सी मेरे को कम लगी, नई न्यूज़ थोड़ी सी कम लगी, या फिर जो एक दो बार रिपीट हो गई वो थोड़ी सी कम लगी। तो ये न्यूज़ थी, इसको भी मैं सोच रहा था कल ही डिस्कस करूं, लेकिन आज के ही न्यूज़पेपर में इसको 3 अलग अलग कॉलम में डिस्कस कर रखा था, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो इसको 3 दे रखा था। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूजीसी रेगुलेशन, इसको आप यूज़ कहाँ कर सकते हो? देखो, इसको यूज़ आप कर सकते हो अब फेडरल सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम, स्टेट और सेंटर के बीच का इशू जो होता है, वहाँ पे आप इनके पॉइंट को यूज़ कर सकते हो। ये भी एडिटोरियल था, ये देखो यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन एक एडिटोरियल आया था, इसी एडिटोरियल को हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आज 2 एडिटोरियल डिस्कस हो जाएंगे। तो फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई भी आपका एसए का टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इन पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हुआ क्या, देखो यूजीसी अभी एक रेगुलेशन लेके आ रहा है, तो इस रेगुलेशन का जो है अपोज कर रहे हैं जो नॉन बीजेपी स्टेट हैं, या नॉन जो सेंटर की पावर वाले जो स्टेट हैं, वो वाले सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी वाले जो स्टेट हैं नॉन, ठीक है, जैसे तमिलनाडु हो गया, तो ये इसको अपोज कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 जगह आ गया था, तो अब देखते हैं भाई इशू क्या चीज़ है, क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्पेशली जो नॉन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो पार्टी वाली स्टेट है, स्पेशली वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। यूजीसी जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आ रहा है रिलेटेड है किसका, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई हमारा जो फेडरल प्रिंसिपल है, फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, कि स्टेट की पावर अलग होती है, सेंटर की पावर अलग होती है, सबको दोनों को ऑटोनॉमी दे रखी है। ये क्या, यही हमारा फेडरल प्रिंसिपल, इसको वियोलेट करता है, इसको क्या करता है, वियोलेट करता है। ये कह रहे हैं हमारे क्या तमिलनाडु के सीएम। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो वाइस चांसलर है, हमने देखा था, हमने जब लेक्चर डिस्कस करा था एजुकेशन वाला, जो अभ्यास लेखन वाला, क्योंकि अभ्यास लेखन वाले बच्चे भी इसको देखते हैं। तो देखो अभ्यास लेखन में बच्चों हमने देखा था पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे वाइस चांसलर्स का रिक्रूटमेंट वाला हमने एक इशू देखा था, तो उससे ही कुछ रिलेटेड है। तो वहाँ पे हम ऑल्थो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखो वाइस चांसलर के रिक्रूटमेंट के लिए जो है यूजीसी एक गाइडलाइन लेके आ रहा है। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जो वाइस चांसलर के रिक्रूटमेंट के लिए अभी तक जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो क्या कहते हैं कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोफेसर को। लेकिन यूजीसी एक ड्राफ्ट लेके आ रहा है, वो अलाउ कर रहा है प्रोफेशनल को कि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, इन सब फील्ड के अंदर अगर 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को, तो उसको भी वाइस चांसलर जो है रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स यही है बस कि यूजीसी क्यों लेके आ रहा है रेगुलेशन। क्रिटिसिज्म यही है कि यूजीसी क्यों लेके आ रहा है रेगुलेशन, क्योंकि जब यूजीसी आया था, बेसिकली यूजीसी आपको पता है 1956 के एक्ट के अंदर आया था, तो यूजीसी का जो बेसिकली रोल था, जो उसका रोल था, उसको लिमिटेड रखा गया था। किसके लिए, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के लिए, टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, या यूनिवर्सिटीज़ को जो ग्रांट देते हैं, उन सब चीज़ों के लिए इसको लिमिटेड रखा गया था। अब जो सेक्शन 26 है वो यूजीसी को एम्पावर करता है कि तुम रेगुलेशन भी बना सकते हो, लेकिन ये जो रेगुलेशन है वो इन सब चीज़ों से लिमिटेड होनी चाहिए, वाइस चांसलर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ये की इशू है, ये मेन इशू है कि भाई यूजीसी को जब हम लेके आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब लेके आई थी, तो डिसाइड किया गया था कि पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में ये सारी चीज़ें रेगुलेट करेगा। पढ़ाई से चीज़ें हो गई, रिलेटेड हो गई, पैसे देने लेने हो गए यूनिवर्सिटीज़ को, ग्रांट जो होता है वो, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वहाँ तक यूजीसी सीमित रहेगा। अब यूजीसी जो है वो क्या कर रहा है कि अपने दायरे से बाहर जाके वाइस चांसलर के रिक्रूटमेंट के लिए भी गाइडलाइंस लेके आ रहा है। तो ये बेसिकली इशू है मेन, और यही बता रखा है कि ये जो एक्ट है इन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ों को तो कवर करता ही नहीं है, तो ये कैसे कर रहा है, यही मेन इशू यही है। ठीक है, अभी चल रहा है ये और चलता रहेगा। अभी इशू जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ जो एडिटोरियल था
उसके अंदर मेन इशू हमें समझ आ गया क्या मेन इशू है। मेन इशू यही है कि इसको जब लाए थे तो ये तो रेगुलेशन करना था पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों में, अभी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ों में कैसे रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं स्पेशली वो इसको अपोज कर रहे हैं। तमिलनाडु इसमें तमिलनाडु मेन इसमें पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्वेश्चन है, लीगल जो इश्यूज है उनके बारे में भी दे रखा है। यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन बता रखा है कि जो है एक्सीड कर रही है अपनी अथॉरिटी को। लेकिन यहाँ पे दो जो कोर्ट केसेस हैं उनका भी रेफरेंस ले रखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो था उसने बोला था क्या, देखो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे फेडरलिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, स्टेट हो गया सेंटर हो गया, दोनों की पावर जो डिवाइड होती है उससे रिलेटेड इन जजमेंट्स के अंदर डिसीजन लिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर बेसिकली बोला गया था क्या कि यूजीसी की जो रेगुलेशन होगी, ठीक है, वो स्टेट की जो स्टेट के जो बिल्स होते हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेशन होती है रिगार्डिंग वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती। मतलब क्या कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट जो है स्टेट की मानी जाएगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला कि स्टेट की मानी जाएगी अगर वाइस चांसलर की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो। सिंपल चीज़ यहाँ पे ये बोली, यूजीसी की रेगुलेशन को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बोला कि यूजीसी की जो रेगुलेशन है वो बाइंडिंग होती है, लेकिन क्लैरिफाई भी करा था, देखो यहाँ पे भी दे रखा है यही चीज़ है, क्लैरिफाई भी करा था कि सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे ये बाइंडिंग होगी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारे कोर्ट्स हैं उन्होंने भी स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उसको सिक्योर करा है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, मेन इशू समझना है इसमें। एज सच अभी इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर समझ नहीं आ रहा, अभी तो इशू चलेगा। इशू मेन समझ आ गया कि यूजीसी जो है वो वाइस चांसलर को रिक्रूट करने के लिए गाइडलाइंस लेके आ रहा है, स्टेट बोल रहा है कि भाई आपके पास तो पावर ही नहीं है, आप कैसे लेके आ सकते हैं। ये मेन इशू है और यहाँ पे ये कोर्ट जो कहती है वो हमने देख लिया। आर्टिकल 254 क्या कहता है, आर्टिकल 254 बेसिकली क्या कहता है बच्चों कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद होगा किसी लॉ को लेके तो जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल होगा। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 254 के अंदर सेंट्रल का लॉ आता है, यूजीसी का रेगुलेशन नहीं आता, ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के ये चीज़ है कि स्टेट की चलेगी, यूजीसी की नहीं चलेगी, ये हमारा ये एडिटोरियल कहता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अगर लिखने का मन हो तो फेडरलिज्म पे भी लिख सकते हो, इस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो चलो आगे चलते हैं, इसमें ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ये मेन इशू चल रहा था न्यूज़पेपर के अंदर, 3 बार आ गया था। 3 बार आने का मतलब है कि भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आगे चल के, तो इसको अभी से थोड़ा सा देखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने टॉपिक वगैरह सब समझ लिया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सीपैक, ठीक है। एक न्यूज़ थोड़ी सी ठीक लगी थी क्योंकि अभी हुआ क्या है, ग्वादर जो एयरपोर्ट है जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो अब ऑपरेशनल हो गया है, ठीक है। कौन से प्रोविंस में, बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर है। और ये जो एयरपोर्ट है चाइना ने फंड करा है अंडर सीपैक, ठीक है। तो थोड़ा सा सीपैक के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हम चाइना से रिलेटेड तो सारी चीज़ देख ही रहे हैं, धीरे धीरे मैपिंग भी देखना चालू कर दिया है हमने, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा वैसे वैसे हमारी जो अप्रोच है एग्ज़ाम के लिए वो थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा स्पेसिफिक होती जाएगी, ठीक है। अभी तो और ज़्यादा आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम आएगा पास में और ज़्यादा चीज़ें लेके आएंगे, क्विकली बहुत फास्टली सारी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे ताकि जो हमारा जो पेपर है वो अच्छा जाए, ठीक है। तो ग्वादर पोर्ट हमने समझ लिया, चाइना कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर, चाइना उसको फंड कर रहा है। सीपैक जो प्रोजेक्ट था वो, अब बहुत सारे बच्चे जो नए होंगे मेरे उनको नहीं पता होगा भाई सीपैक क्या चीज़ है, ग्वादर पोर्ट क्या चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे, ठीक है। सीपैक बेसिकली है क्या, देखो सीपैक सीपैक को चलो इसमें जो लिखा हुआ है वो छोड़ो, पहले तुम समझो सीपैक क्या होता है। देखो चाइना का एक मलक्का डिलेमा है, हमने कल भी देखा था कि वो जो मलाया पेनिनसुला है वहाँ से होके आता है, साउथ चाइना सी से। अगर ये देखो ये हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया मिडिल, ये नॉर्थ ईस्ट, ये रुको मैं मैप बनाता हूँ, तुम्हें मैप बना के अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो ये हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया हमारा इंडोनेशिया और ये हो गया हमारा चाइना, ठीक है। ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो हमारा जो चाइना है वो अपना शिप लेके आता है ऐसे ऐसे करके यहाँ से लेके आता है। तो ये क्या है, ये है हमारा मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये है अंडमान एंड निकोबार है। तो इस स्ट्रेट को कभी, ये चौक पॉइंट है, ठीक है। चौक पॉइंट क्या होता है, जिसको बंद कर दिया तो ये ट्रेड वेड सारा बंद हो जाएगा यहाँ से, फिर बहुत लंबा रास्ता लेके आना पड़ेगा। तो चाइना का जो
चाइना हमेशा डरता है इससे कि यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मलक्का डिलेमा है इसका, क्योंकि चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट है, क्योंकि ऑयल तो ये यहाँ से लेता है, मिडिल ईस्ट से लेता है, तो ये जो ऑयल इंपोर्ट है ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब वॉर होगी इंडिया के साथ, ठीक है। वॉर हमेशा लोग सोच के ही चलते हैं कि वॉर होगी, तब ये होगा कि ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओवर पास करने के लिए, इसका जो मलक्का डिलेमा है चाइना का, उसको ओवर पास करने के लिए इसने क्या करा कि अपने चाइना से पाकिस्तान तक एक रोड बनाया, ताकि वो डायरेक्टली उसको अरेबियन सी के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर उसको एक्सेस दे दे। ये जो मलक्का डिलेमा है इसको वो ओवर पास कर पाए, ठीक है। ये बेसिकली है हमारा सी पैक, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वैसे देख लेंगे, हमने वैसे देख लिया कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। ये देखो यहाँ पे मैप भी दे रखा है, ये हमारे यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ से चालू हुआ है, कहाँ से चालू हुआ है, खासगढ़ से, और कहाँ तक ख़त्म हुआ है, ग्वादार तक, ठीक है। हम क्यों प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया, क्योंकि ये हमारा जो POK है वहाँ से कहीं ना कहीं ये निकलता है। हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा जो इंडिया का रीजन जो ऑक्यूपाइड कर रखा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया, यहाँ से वो निकलता है। तो ये हमारी टेरिटोरी है, हमारी इंटरनल जो इंटीग्रिटी है उसको कहीं ना कहीं, हमारी जो सॉवरेनिटी है उसको कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए इंडिया इसको हमेशा प्रोटेस्ट करता है। ये तो हो गया एक जो न्यूज़ में रीज़न रहता है। दूसरा जो रीज़न है वो क्या, देखो पाकिस्तान इंडिया के साथ, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन तो कभी अच्छे थे ही नहीं, चाइना के इंडिया के रिलेशन भी कभी अच्छे नहीं थे, हमेशा कुछ ना कुछ स्क्रिमिशेस चलती रहती है। तो देखो इन टर्म ऑफ कल को अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया की वॉर हो जाती है तो यही रोड को यूज़ करके वो अपनी मिलिट्री को लेके आएगा, ठीक है। तो पूरा हमारा जो ये वाला नॉर्थ वेस्ट रीजन है, पूरा हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये हमारा खतरे में आ जाएगा। आप कभी देखेंगे कि चाइना ने कैसे रोड बना रखा है, तो आपको दिखेगा कि भाई हमारा पूरा जो बॉर्डर है उसके बगल बगल में इसने पूरे पक्के रोड बना रखे हैं, पूरा एकदम हाई क्लास जो रोड होते हैं वो बना रखे हैं। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो इस रोड को, पूरा हमारा ये जो रीजन है ये पूरा हमारा खतरे में आ जाएगा, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अपनी जो मिलिट्री है उसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से एडवांस कर सकता है, इसलिए इंडिया इसको हमेशा अपोज करता है। समझ गए रीज़न। चलो देखो अब यहाँ पे देखो जो CPEC है, ठीक है, CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चाइना ने जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन, उसका जिंगजियांग जो उइगुर ऑटोनोमस रीजन है, ये वाला खासकर वाला यहाँ से बनाना चालू करा है। और कहाँ तक बनाया है, ग्वादर पोर्ट तक बनाया है। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है CPEC, खासगढ़ से ग्वादर तक, ग्वादर पोर्ट तक है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद बायलैटरल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान चाइना के बीच में, चाइना को एक्सेस देता है मिडिल ईस्ट अफ्रीका के अंदर ग्वादर पोर्ट। यहाँ देखो यहाँ तक आ गया, इसके बाद यहाँ से वो मिडिल ईस्ट में जाए, वहाँ से तेल लेके अपना वापस जाए, या फिर अफ्रीका में अपनी इन्वेस्टमेंट करे, दोनों के लिए एक्सेस ये प्रोवाइड कराता है। मतलब चाइना की इकोनॉमी को तो फ़ायदा देगा ही देगा। और किसका पार्ट है ये ब्रॉडर पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ठीक है। जिसको नहीं पता बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस करा हुआ अपने डेली डिस्पैच के अंदर, तो थोड़ा इसको भी देख लेना बच्चों। 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर देगा, USA को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट USA, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर देगा, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, गल्फ रीजन हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो सॉरी, हर एक चीज़ से कनेक्ट कर देगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ये चाइना के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसी का कुछ पार्ट है ये हमारा CPEC, ठीक है। तो यही था टोटल हमारा CPEC के बारे में। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा आपको, इतनी मैं आशा करता हूँ कि हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली आज। चलो ये एक इकलौता आज का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाओ और बिना कुछ देखे इसको टिक करो, ठीक है। देखो आपको पता है या नहीं पता है, मैंने ये डिस्कस नहीं करा ऑल्सो यहाँ पे, लेकिन ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है जो हमने अभी डिस्कशन करा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ये आज का इकलौता क्वेश्चन है, और आज सच इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी न्यूज़पेपर के अंदर, थी लेकिन वो सारी हम या तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, या वो कंसिक्वेंट न्यूज़ वाली थी कि आगे भी वो चलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसको एंड करते हैं। ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेना, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर है, कस्टोडियल दैट कल भी यही दिखा था, ये अलग था, कल वाला अलग था, लेकिन दोनों जगह कस्टोडियल दैट था। तो पुलिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ को इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। तो बच्चों आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू सो मच।